हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 11 इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स। कल हमने इसका एक लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट किया है, लेकिन बहुत सारा सिलेबस इस चैप्टर में से डिलीट है। तो जो टॉपिक्स है उनका हमने लेक्चर लिया है। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू टेम्परेचर, ये ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया है। आज हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। इसके बारे में ऑलरेडी आप 9-10 से स्टडी करते आ रहे हो, बट आज थोड़ा हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि ईएमएफ डिवाइस क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है कि कोई भी कंडक्टर मान लो हमने लिया, मान लो ये कंडक्टर लिया, तो इस कंडक्टर में चार्ज है, राइट ना। और इस चार्ज अभी इनिशियली मान लो मैंने इसको बैटरी कनेक्ट नहीं किया है, मतलब सेल कनेक्ट नहीं किया है, तो इनिशियली ये जो चार्जेस है ये फ्री है, दैट आर फ्री टू मूव, वो इधर उधर घूम रहे हैं, राइट ना, दे आर वंडरिंग हेयर एंड देयर। बट जैसे ही हम लोग इस कंडक्टर को कोई बैटरी कनेक्ट करते हैं, कुछ सेल कनेक्ट करते हैं, तो उनको एक मोशन मिलता है। क्या मोशन मिलता है? देखो, ये एक फ्री चार्ज है, वो कहीं पे भी जाता है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कहीं पे भी ऐसे घूम रहा है, उसको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। तो जैसे ही मैं इसको एक सेल कनेक्ट कर दूं, मतलब एक पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दूं, तो क्या होगा, ये चार्ज के ऊपर कौन सा चार्ज है? निगेटिव। मान लो ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही फ्री होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज है। तो क्या होगा, इस निगेटिव टर्मिनल से वो रिपेल होगा एंड ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होगा, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज मतलब जब इलेक्ट्रॉन किसी शेल में से जंप करेगा, मान लो किसी, ये एक ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पे क्या, कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन आगे आगे जाएगा, उसकी जो कैविटी वहां पे प्रोड्यूस होगी, वहां पे कौन सा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर जाता है, तो होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है वो इधर से इधर जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं करंट। इसका मतलब जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है वो कहाँ से कहाँ होती है? दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। ऐसे कन्वेंशनल पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ही हम उसको करंट कहते हैं। एक्चुअल में वो फ्लो नहीं होता, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, बट इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होता है तो पॉजिटिव चार्ज भी ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे हमें फील होता है, ठीक है। तो ये काम कौन कर रहा है? मतलब इस चार्ज को कंटिन्यूअसली फ्लो करना किसका काम है? इस सेल का काम है। अभी ये चार्ज जो है इसका फ्लो स्टेडी होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ये कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअसली ये चार्ज फ्लो होना चाहिए। तो ये चार्ज को फ्लो करने के लिए एनर्जी कौन देगा? फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा उसको मोशन देने के लिए? तो ये बैटरी उसको फोर्स प्रोवाइड करेगी। मतलब ये चार्ज का फ्लो स्टेडी हो, इसीलिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। अगर, क्योंकि देखो, किसी भी चीज़ को फ्लो करने के लिए हमें दो लेवल्स की ज़रूरत होती है, एक हायर लेवल, एक लोअर लेवल। तो यहाँ पे हायर लेवल का काम कौन कर रहा है? ये पॉजिटिव टर्मिनल, एंड लोअर लेवल का काम कौन कर रहा है? निगेटिव टर्मिनल। तो ये चार्ज का जो फ्लो है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है? पॉजिटिव टू निगेटिव, मतलब हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो किसी भी चीज़ को फ्लो करने के लिए, मतलब ये चार्ज का फ्लो कांस्टेंट रखने के लिए कौन काम कर रहा है? फिर ये सेल काम कर रही है, और इसी सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? ईएमएफ डिवाइस। तो इसकी डेफिनेशन आप लोग क्या लिखोगे? ये ईएमएफ डिवाइस एक्चुअली होता क्या है? देखो, बहुत सारी जो पावर सेल्स होती है उनको हम ईएमएफ डिवाइसेस कहते हैं। जो बैटरीज होती है, जो सोलर सेल्स होती है, या फिर फ्यूल सेल्स होती है, या फिर जनरेटर्स होते हैं, ये सभी एग्जांपल्स क्या है? ईएमएफ डिवाइसेस है, ठीक है। तो ईएमएफ डिवाइस की अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए तो वो डेफिनेशन क्या है? देखो, तो देखो बच्चों, इसकी डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो। फॉर स्टेडी फ्लो ऑफ चार्जेस, सर्किट में चार्जेस का स्टेडी फ्लो हो, इसीलिए क्या होना चाहिए? द पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल बोलेंगे हम उसको, इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के दो एंड में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है चार्जेस के स्टेडी फ्लो के लिए। So, the device that does so by doing work on the charge called EMF E. तो ये कैसे पॉसिबल है? ये जो बैटरी, जो सेल है, वो क्या करती है? उस चार्जेस के ऊपर वर्क करती है। वर्क करती है मतलब क्या करती है? देखो, अब यहाँ पे मान लो मैंने एक सर्किट लिया, एक रेजिस्टर है, और यहाँ पे मैंने एक बैटरी कनेक्ट की, सेल।
ओके, ये सेल क्या करेगी, देखो यहाँ पे जो चार्ज रहेगा इस चार्ज को मोशन देने का काम करेगी। मतलब ये सेल क्या करेगी, इस चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करेगी। एनर्जी प्रोवाइड करेगी मतलब क्या करेगी, इट इज नथिंग बट द वर्क डन। एनर्जी का ही मतलब क्या होता है, वर्क डन। मतलब ये बैटरी इस चार्ज के ऊपर काम करेगी, मतलब वर्क डन। क्या करेगी, वर्क इज डन हियर बाय द सेल ऑन द चार्ज। चार्ज के ऊपर वर्क कैसे करेगी, वो उसको फोर्स अप्लाई करेगी, फोर्स की वजह से चार्ज एनर्जी लेगा। तो इसको एनर्जी देने का काम किसका है, इस बैटरी का। तो ये चार्ज क्या करता है, खुद एनर्जी लेता है बैटरी से, एंड देन ये रेजिस्टर के ऊपर वो एनर्जी खर्च करता है, और वापस यहाँ पे आने के बाद उसकी एनर्जी बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यहाँ एनर्जी बहुत कम है, क्योंकि वो ऐसे उसको यहाँ पे बैटरी ने उसके ऊपर काम किया था, अभी उसके पास एनर्जी है, तो वो एनर्जी आने के बाद उसने यहाँ पे खर्च कर दी, तो एनर्जी खत्म हो गई। तो यहाँ पे आने के बाद उसके पास कुछ भी एनर्जी नहीं है। वापिस वो क्या करेगा, इस बैटरी से एनर्जी लेगा, वापिस यहाँ पे जाके खर्च करेगा। वापिस यहाँ पे ये रजिस्टर की जगह पे कुछ भी हो सकता है, फिर यहाँ फैन हो सकता है, बल्ब हो सकता है, अपना कौन सा भी डिवाइस हो सकता है जो हम घर में यूज़ करते हैं या कहीं पे भी यूज़ करते हैं। तो ये वो डिवाइस उसकी जगह पे हो सकता है। तो ये चार्ज क्या करेगा, इससे एनर्जी लेगा, वो एनर्जी इसको देगा, वापिस आएगा, वापिस इससे एनर्जी लेगा, इसको देगा, वापिस आएगा। तो ये बैटरी क्या कर रही है, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने का काम कर रही है, ताकि ये चार्ज कंटिन्यूअसली स्टेडी फ्लो हो, अपना डिवाइस बंद ना पड़े, इसलिए कंटिन्यूअसली वो फ्लो करती है। बैटरी उसको उसके ऊपर काम करती है। सो बाय डूइंग वर्क ऑन द चार्ज, बैटरी क्या करती है, उसके ऊपर काम करती है, मतलब उसको एनर्जी देने का काम करती है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, EMF डिवाइस, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो EMF का जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो हमने पढ़ लिया, ये डिवाइस का डेफिनेशन है। बट EMF हम कैसे मेजर करते हैं, अगर हमें EMF मेजर करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है। अभी यहाँ पे मान लो EMF को हमने E से डिनोट किया, तो E का फॉर्मूला क्या बनेगा, E इज इक्वल टू, बैटरी क्या कर रही है, चार्ज के ऊपर काम कर रही है, मतलब चेंज इन चार्ज नीचे आएगा, उस चार्ज के ऊपर बैटरी ने कितना काम किया है, दैट इज वर्क डन। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, EMF इज इक्वल टू चेंज इन वर्क डन पर यूनिट चेंज इन चार्ज। ओके, वर्क डन पर यूनिट चार्ज लिखा तो भी चलेगा, मतलब बैटरी जो काम कर रही है किसी चार्ज के ऊपर, उसका जो रेशो रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, EMF बोलेंगे। एंड देन इसका SI यूनिट क्या बनेगा, देखो SI यूनिट बनेगा, वर्क डन मतलब एनर्जी, एनर्जी का यूनिट होता है जूल, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो इसका SI यूनिट क्या बनेगा, जूल पर कूलम। आया समझ में। तो इसको कहा जाता है EMF डिवाइस, और इसको कहा जाता है EMF ऑफ दैट डिवाइस। मतलब EMF एक क्वांटिटी है जो हम मेजर कर रहे हैं यहाँ पे, किसका यूज करके, वर्क डन का एंड चार्ज का, दोनों का यूज करके इसको मेजर किया जाता है। ओके, अब मेजर कैसे किया जाता है वो भी हम लोग देखेंगे। उसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमें डिराइव करना होगा, बट उसके पहले हम देख लेते हैं कि आइडियल EMF एंड रियल EMF डिवाइसेस क्या होते हैं। पहले डिवाइस के बारे में देखते हैं, फिर उसका मेजरमेंट के बारे में हम लोग सोचेंगे। ये थोड़ा आगे का थ्योरेटिकल पार्ट है, ये आपको वैसे पढ़ के भी समझ में आ जाएगा। बच्चों अभी हम लोग देखते हैं कि आइडियल EMF डिवाइस क्या होता है। देखो जनरली क्या होता है, ये EMF डिवाइस है, मान लो इसका EMF जो है, यहाँ पे हमने रजिस्टर कनेक्ट किया है, मान लो इसका EMF इनिशियली यहाँ पे एक की मैंने लगाई, ओके, एक की, ऐसे की मैंने लगाई, इनिशियली ये की ओपन है, और बैटरी का EMF मान लो 6 वोल्ट है, 6 जूल पर कूलम है बैटरी का EMF। ओके, अब ये जो बैटरी का ये टर्मिनल है पॉजिटिव एंड ये निगेटिव टर्मिनल है, तो इसका ये पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा इस कंडक्टर का, राइट ना, ये कंडक्टर जो हमने कनेक्ट किया है उसका पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, ये पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल। लेकिन बैटरी के अंदर जो है वो कितना है, 6 जूल पर कूलम है। तो यहाँ दो चीजें हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों का, और एक बैटरी के अंदर का जो फोर्स है, बैटरी के अंदर जो मोशन करने वाला फोर्स है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज एनर्जी बोल सकते हैं। बैटरी के अंदर जो एनर्जी है वो कितनी है, 6 जूल पर कूलम। ओके, अब देखो इनिशियली जब ये ओपन रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस एंड बैटरी का EMF दोनों भी सेम रहेंगे, ये दोनों भी सेम रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको क्लोज करेंगे तब पोटेंशियल डिफरेंस एंड बैटरी का EMF
ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि बैटरी के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर होता है इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि करंट खा जाता है। सेल के अंदर क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो कि करंट खा जाता है। उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है। आया समझ में? तो यहाँ पे देखो, जब करंट फ्लो नहीं होगा तब पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ दोनों भी इक्वल होंगे, याद रखो। एंड जब करंट फ्लो होगा तब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो आइडियल ईएमएफ डिवाइस मतलब क्या होता है कि जहां पे इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस टोटली जीरो रहेगा। और मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इसका टोटली जीरो है, इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ दोनों भी क्या रहेंगे, हमेशा इक्वल रहेंगे, चाहे करंट फ्लो हो या ना हो। ये क्यों होता है? ये इक्वल टू क्यों नहीं होते जब करंट फ्लो होने लगता है? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कुछ करंट बैटरी खा जाती है, इसीलिए ये दोनों इक्वल नहीं होते। बट अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ही हम जीरो कर दे तो क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है एंड ईएमएफ है ये दोनों भी चीजें यहाँ पे क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो आइडियल ईएमएफ डिवाइस मतलब क्या, इसकी डेफिनेशन देखो आप कैसे लिखोगे। In an ideal EMF device, there is no internal resistance to the motion of a charge carriers। मतलब देखो, वहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं होता चार्ज कैरियर्स की मोशन को, उसको हम क्या कहते हैं, आइडियल ईएमएफ डिवाइस कहते हैं। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ये दोनों चीजें क्या रहेगी, सेम रहेगी। The EMF of the device is then equal to the potential difference across the two terminal of the device। जब इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो EMF डिवाइस का EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट टर्मिनल इज शुड बी इक्वल। तो फिर रियल EMF डिवाइस क्या होता है? रियल EMF डिवाइस में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्चुअल में होता है। तो हमेशा जो डिवाइसेस हम लोग यूज करते हैं उनमें इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसको कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको स्मॉल आर से। ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों होता है, ये अगर आपने केमिस्ट्री में जो बैटरी है सेल्स है उनका इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन वगैरह, वो जो केमिकल रिएक्शंस देखी होगी लिक्विड की, तो उससे आपको पता चलता होगा कि इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों होता है। एक्चुअली केमिस्ट्री में ये टॉपिक है ऑलरेडी, तो वहाँ पे आप लोग इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। अभी फिलहाल बस इतना याद रखो कि बैटरी के जो अंदर ईएमएफ होता है उस ईएमएफ का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उसकी वजह से बैटरी का ईएमएफ कम होता है, ठीक है, क्योंकि करंट फ्लो को अपोज करने वाला कोई तो भी फैक्टर वहाँ पे अवेलेबल है। मतलब बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस उसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो रियल ईएमएफ डिवाइसेस क्या होती है कि जिनमें इंटरनल रेजिस्टेंस अवेलेबल है। आइडियल में ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं था बट रियल में इंटरनल रेजिस्टेंस अवेलेबल है, तो ऐसी केस में पोटेंशियल डिफरेंस एंड बैटरी का ईएमएफ दोनों कभी भी इक्वल नहीं रहेंगे। करंट फ्लो होगा तब, बिना करंट फ्लो का वो दोनों इक्वल ही रहेंगे, लेकिन जैसे ही करंट फ्लो होने लगेगा तो ईएमएफ अंदर से इंटरनल रेजिस्टेंस अपोज करने की शुरुआत करेगा, तो कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ दोनों इक्वल नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रियल ईएमएफ डिवाइस, देयर इज एन इंटरनल रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ अ चार्ज कैरियर्स। इंटरनल रेजिस्टेंस है। सेकेंड पॉइंट आप लिखोगे, इफ सच अ डिवाइस इज नॉट कनेक्टेड इन अ सर्किट देयर इज नो करंट थ्रू इट। अगर ऐसा डिवाइस हमने सर्किट में कनेक्ट नहीं किया तो वहां पे करंट नहीं होता। दैट मीन्स वहां पे आप और एक सेंटेंस ऐड कर सकते हो, हेंस ये पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ दैट डिवाइस। ओके, अब हम देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। करंट का एक्सप्रेशन देखते हैं, इससे आपको और ज्यादा क्लियर होगी चीजें। जो डेरिवेशन में बताऊंगी उससे आपको पता चलेगा ईएमएफ कम होता है कि ज़्यादा होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है कि ज़्यादा होता है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों इसके लिए हम लोग एक सर्किट कंसिडर करने वाले हैं। मान लो दिस वन इज द सर्किट। इस सर्किट में करंट फ्लो ऐसे हो रहा है, कुछ इस प्रकार आई, ओके, और ये सेल है, ये इतनी जो है ये सेल है। सिर्फ ये नहीं है, इसमें मैंने रेजिस्टेंस भी दिखाया है। अगर आपको हमेशा सेल दिखाएंगे ना
तो सेल के साथ हमेशा एक इंटरनल रेजिस्टेंस वो दिखाते ही है, जो स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। तो ये पूरी सेल है, तो इसका ईएमएफ क्या रहेगा सेल का ई, और मान लो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी डैश है। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो कितना है, वी डैश है, और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल मान लो वी है। तो बैटरी का ईएमएफ कितना रहेगा आपको पता है, दैट ईएमएफ इज इक्वल टू इसका जो वी डैश है वो वी डैश प्लस वी। तो इन दोनों का मिला के उतना पोटेंशियल उतना ईएमएफ किसका रहेगा, बैटरी का रहेगा। मतलब बैटरी का ईएमएफ ज्यादा है। अगर मुझे इस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब ये प्लस एंड माइनस चार्ज के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम डिनोट करते हैं वी से, वो निकालना है। तो वी क्या रहेगा, ई माइनस ये वी डैश उस साइड जाके क्या बनेगा, माइनस वी डैश बनेगा। ओके, माइनस वी डैश मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ ये वी डैश क्या रहेगा, वी डैश का फॉर्मूला क्या होता है ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग, वी डैश इज इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर रहेगा। एंड अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ इसके ऊपर ये इसका रेजिस्टर आ रही है, इसका रेजिस्टर आ रहा है, तो यहाँ पे V इज इक्वल टू क्या आएगा, I इंटू कैपिटल आर आएगा। ठीक है, तो अभी ये दोनों वैल्यूज हम लोग मान लो इसको नाम देते इक्वेशन नंबर 1। पुट इन इक्वेशन 1 हमें क्या मिलेगा, देखो इक्वेशन 1 वी गेट V इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू E माइनस वी डैश, वी डैश कितना है I इंटू स्मॉल आर। तो अगर ये E एज इट इज रखो, ये माइनस आई आर को उधर शिफ्ट करो, एक मिनट, हमें करंट निकालना है ना, तो पहले हम क्या करते हैं करंट का फॉर्मूला बना लेते हैं। तो इसको इधर शिफ्ट करो तो क्या बनेगा, आई आर प्लस ये I इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू ई बनेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से I कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट में बचेगा R प्लस आर इज इक्वल टू ई। तो ये R प्लस आर यहाँ मल्टीप्लाई है, उसको उधर शिफ्ट करो, हमें करंट निकालना है, टारगेट हमारा करंट है। तो E डिवाइड बाय क्या आएगा, R प्लस स्मॉल आर आएगा। और ये जो इक्वेशन है इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट व्हेन एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू अ रियल EMF डिवाइस। रियल EMF डिवाइस मतलब क्या, जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है। आइडियल EMF डिवाइस में ये स्मॉल r जो है वो टोटली क्या बनेगा, जीरो। इसका मतलब ये सेम रहेगा क्योंकि वी डैश ही नहीं रहेगा ना, फिर वी डैश जीरो, अगर I जीरो, देखो आइडियल में क्या होता है, जो वी डैश है मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ही नहीं है, मतलब R क्या रहेगा, जीरो आइडियल में। अगर R जीरो तो वी डैश भी क्या रहेगा, जीरो। अगर वी डैश जीरो तो ये पूरा टर्म जीरो, मतलब हमें E इज इक्वल टू क्या मिलेगा, V मिलेगा। समझ में आया, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो आइडियल डिवाइस होता है उसमें EMF एंड वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बट अगर रियल डिवाइस है जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस अवेलेबल है तो उस केस में हमें पोटेंशियल डिफरेंस E से कितना डिफर होता है, V डैश जितना डिफर होता है, इसीलिए ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो करंट अगर पूछा जाए तो करंट के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर एन रियल EMF डिवाइस करंट इतना फ्लो होता है E डिवाइड बाय R प्लस आर। अब देखो करंट मैक्सिमम कब रहेगा, किसी EMF डिवाइस में से करंट मैक्सिमम कब रहेगा, इस EMF डिवाइस की बात करें, एक्सटर्नल सर्किट की नहीं। EMF डिवाइस में करंट मैक्सिमम कब रहेगा, अगर ये R हम जीरो कर दें। इफ R इज इक्वल टू जीरो देन I इज इक्वल टू E डिवाइड बाय R। क्योंकि देखो अभी यहाँ पे ये कम हो गई क्वांटिटी, अगर ये मैंने जीरो पुट किया तो ये नीचे की क्वांटिटी कम हो गई, नीचे की क्वांटिटी कम हुई मतलब रेशियो क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब करंट क्या रहेगा, यहाँ पे मैक्सिमम करंट रहेगा। अगर R इज इक्वल टू जीरो है देन वी कैन से मैक्सिमम करंट फ्लो थ्रू द EMF डिवाइस व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज जीरो। ओके, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। तो ये था एक्सप्रेशन फॉर करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। आया समझ में। सबसे पहले EMF डिवाइस क्या होता है वो हमने स्टडी किया। एक ऐसा डिवाइस जो चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करता है, वर्क डन करता है चार्ज के ऊपर टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेडी करंट फ्लो, उसको हम कहते हैं EMF डिवाइस। तो EMF डिवाइस बहुत सारे होते हैं, बैटरीज होती है, सेल होती है, जनरेटर होते हैं, फ्यूल सेल्स होती है, तो ये सभी EMF डिवाइसेस है। EMF डिवाइस का फॉर्मूला क्या होता है, EMF का dW/dq, ये ऑलरेडी हमने स्टडी किया। और अभी हमने देखा दो टाइप के EMF डिवाइस होते हैं, एक होता है आइडियल, दूसरा होता है रियल। आइडियल EMF डिवाइस में इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF होता है। रियल EMF डिवाइस में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है
उसकी वजह से दोनों इक्वल नहीं होते। फिर हमने एक रियल डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट किया और उसका करंट का फॉर्मूला डिराइव किया। करंट का फॉर्मूला क्या है, दैट इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय आर प्लस आर। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसके ऊपर। तो बच्चों सबसे पहला न्यूमेरिकल देखो, a battery after a long use has an EMF 24 volt and an internal resistance 380 ohm. Calculate the maximum current drawn from the battery. Can this battery drive starting motor of car? देखते हैं। देखो बैटरी का EMF उन्होंने दिया है गिवन E इज इक्वल टू 24 वोल्ट, R इज इक्वल टू 380 ओहम, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है और हमें निकालने के लिए बोला है टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, I मैक्सिमम एंड फर्स्ट पॉइंट, एंड सेकेंड क्या बोला है उन्होंने, कैन बैटरी स्टार्ट द मोटर, कैन बैटरी स्टार्ट द मोटर। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या आएगा। आई मैक्स क्या होता है इसका, ई डिवाइड बाय आर। देखो मैक्स के लिए ये स्मॉल आर रहेगा क्योंकि उसका कैपिटल आर 0 होता है। तो फॉर्मूला पुट करो 24 डिवाइड बाय 380। ओके, इसका अगर कैलकुलेशन किया तो ये हमें मिलेगा 0.063 एम्पियर। ये हमें आई मैक्स मिलता है। आप लोग कैलकुलेशन करके देख सकते हैं 0.063 एम्पियर। अब इन्होंने पूछा है कि ये क्या मोटर ऑफ कार ड्राइव कर सकेगा। तो देखो बच्चों ये जो वैल्यू है करंट की ये बहुत ही छोटी है, दिस वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल। और कार की मोटर ड्राइव करने के लिए इतना छोटा करंट चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एज द वैल्यू ऑफ आई इज वेरी स्मॉल, so this battery cannot be used to drive the car, drive the motor of car। ओके, ऐसे इसका आंसर आएगा। सिंपल न्यूमेरिकल था, बस आपको आई मैक्स निकालना था। आई मैक्स में कैपिटल आर 0 होता है, याद रखो। नेक्स्ट देखो क्या है, अ बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओहम इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर if the current in the circuit is 0.5 ampere. First, calculate resistance of resistor. Calculate terminal voltage of the battery when the circuit is closed. ओके, देखो क्या क्या बोला है उन्होंने, जो दिया है पहले वो लिख लो। सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल है और इसमें एक ही फॉर्मूला है, उसी के ऊपर हमें सॉल्व करना है। गिवन ई कितना दिया है 12 वोल्ट, आर दिया है 3 ओहम, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर से एंड जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है वो कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। आई कितना दिया है 0.5 एम्पियर और हमें निकालना है कैपिटल आर कितना है, टर्मिनल वोल्टेज कितना है, मतलब वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ये निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालोगे। सबसे पहले कैपिटल आर निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, करंट का। करंट का फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। देखो ई पता है, आर पता है, आई पता है, कैपिटल आर निकाल सकते हैं। इसको इधर शिफ्ट करो आर प्लस, क्योंकि हमारा मेन टारगेट आर है, इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय आई होगा। आर को इधर शिफ्ट किया तो ये प्लस है, इस साइड जाके क्या बनेगा, माइनस आर बनेगा। ओके, सो आर इज इक्वल टू ई कितना है 12, आई कितना है 0.5, आर कितना है 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, आर इज इक्वल टू 12 माइनस ये 1.5 आएगा डिवाइड बाय 0.5 आएगा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा हमें। उसके बाद देखो 12 माइनस 1.5 कितना बनेगा, दैट इज 11.5 डिवाइड बाय 0.5। सो आर इज इक्वल टू
ये कितना होगा देखो, अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट शिफ्ट कर लिया तो ये 115 बनेगा, तो यहाँ का भी एक पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये 5 बनेगा। तो ये कितना होगा 5 2 10, 1 इज रिमेनिंग एंड 5 1 5, सॉरी ये 10.5 बनेगा ना, तो ये 105 मतलब 5 2 10 एंड 5 1 5, मतलब ये 21 ओहम होता है। ओके, तो ये R हमें मिला, R मिला 21 ओहम। अब हमें चाहिए V कैसे निकालोगे? V का फॉर्मूला क्या है? I इंटू कैपिटल R। V डैश का फॉर्मूला है I इंटू स्मॉल r, V का फॉर्मूला है I इंटू कैपिटल R। सो V इज इक्वल टू I क्या है अपना 0.5 एंड R क्या है 21। तो ये दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें कितना मिलेगा? दैट इज 10.5 वोल्ट। दोनों को मल्टीप्लाई करो। ओके, तो ये था न्यूमेरिकल सेकेंड। ये भी एक्सरसाइज का ही, जो न्यूमेरिकल्स में ले रही हूँ वो सभी एक्सरसाइज के ही न्यूमेरिकल्स है। नेक्स्ट देखो क्या है, 3 रेजिस्टर्स 10 ओहम 20 ओहम 30 ओहम आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट, find the equivalent resistance of series combination. Second, when this series combination is connected to 12 volt supply, by neglecting the value of internal resistance, obtain potential difference across each resistor. देखो क्या सॉल्व करने के लिए बोला है। फर्स्ट में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब R निकालना है, तो वो सभी सीरीज में कनेक्ट किए, मतलब सबकी एडिशन होगी। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है आगे 12 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट किया, सप्लाई को कनेक्ट किया, बाय निग्लेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो उस वक्त उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो निकालो, ऐसे उन्होंने बोला है। मतलब हमें उन सबके अक्रॉस का V1 V2 V3 निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो लिख लो क्या क्या दिया है गिवन। 3 रेजिस्टेंस दिए हैं। R1 इज इक्वल टू 10 ओहम, R2 इज इक्वल टू 20 ओहम, R3 इज इक्वल टू 30 ओहम। पहले हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टर। इक्विवेलेंट रेजिस्टर कैसे निकालते हैं? R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों की एडिशन करो, 10 प्लस 20 प्लस 30, तीनों को ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 60 ओहम, राइट। अब हमें क्या निकालना है? 12 वोल्ट का सप्लाई उन्होंने कनेक्ट किया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले निकाला है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। सो दैट इज, ये कितना आएगा? V1 इज इक्वल टू I इंटू R1 इज इक्वल टू I कितना है यहाँ पे? I पहले निकालना होगा, तो I देखो कैसे निकालोगे। I इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है उन्होंने? V कितना बोला? 12 वोल्ट बैटरी कनेक्ट की ना, तो ये 12 आएगा, और ये इसका टोटल रेजिस्टर दैट इज 60। तो ये 12 1 जा 12, 12 5 जा, तो ये कितना आएगा? दैट इज 0.2 एम्पियर, राइट ना। तो I 0.2 एम्पियर मिला, तो पुट कर दो यहाँ 0.2 इंटू R1। R1 कितना है? 10। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 2 वोल्ट, मतलब V1 आपको मिला 2 वोल्ट। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 निकालो, ये कितना आएगा? V2 इज इक्वल टू I इंटू R2 इज इक्वल टू I कितना है? 0.2 इंटू 20, तो ये कितना बनेगा? दैट इज 4 वोल्ट। थर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, V3 इज इक्वल टू I इंटू R3, तो I कितना है यहाँ पे? 0.2 इंटू R3 कितना है? 30, तो ये हमें मिलेगा 6 वोल्ट। ओके, तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। V1 V2 V3 निकालना था एंड R इक्विवेलेंट निकालना था, बस इतना ही निकालना था। तो आया समझ में बच्चों? ऐसे ही एक पैरेलल का भी है, वो आप लोग सॉल्व करके देखो। आज हम यहीं पे रुकने हैं। तो यहाँ का हमारा जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स टॉपिक था वो खत्म हो गया है, ठीक है। उसके बाद हमें सेल इन सीरीज, अगर सेल को कनेक्ट किया सीरीज में एंड पैरेलल में कनेक्ट किया तो क्या इफेक्ट होता है वो भी हम लोग देखेंगे, एंड देन ये चैप्टर खत्म होगा। बस इसमें बहुत कम टॉपिक्स उन्होंने रखे हैं, बाकी सभी सिलेबस उन्होंने डिलीट किया है, ठीक है। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं बच्चों। एक टॉपिक हमारा आज भी खत्म हुआ है। पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।